Hello everyone, how are you? Again, you're most welcome on your YouTube channel Chemistry Plus Academy. In the last session, we discussed about the property of the colloids. In that session, we discussed about some property of colloids, just like a colligative property. Then the optical property means Tyndall effect. Then mechanical property means Brownian moment, and then the electrical property. In the electrical property, we discussed three type of property, just like a charge of particles. नेक्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड द इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जीटा पोटेंशियल। आई थिंक वो वीडियो आपने अच्छे से वॉच किया होगा और इस टॉपिक को ढंग से आपने समझ लिया होगा। टुडे इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट सम अनदर टॉपिक ऑफ द सरफेस केमिस्ट्री जस्ट लाइक कोगुलेशन ऑफ colloids, protective action of colloids, and the last topic will be the emulsion. In this session we will complete this chapter surface chemistry. तो आज अपना ये लास्ट सेशन है सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अभी तक आपने जो लास्ट वीडियो को आपने नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक पेस्ट कर दिया, आप वहां जाके इसको वॉच कर सकते हैं। लेट वी स्टार्ट नाउ कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। देखिए हमने डिस्कस किया था ब्राउनियन मोमेंट और आपको पता है ब्राउनियन मोमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलोइडल सोल, क्योंकि वहां पर क्या होता है पार्टिकल्स होते हैं किसमें, कोलोइडल सोल में। आप देख सकते हैं सोल के पार्टिकल है, ये वाले ब्राउनियन मोमेंट करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में और रैंडम इसका मोमेंट होता है, जिग मोमेंट होता है, इससे स्टेबिलिटी इसका मेंटेन होगा। यदि ये पार्टिकल क्लोज आ जाए उससे क्या होगा, ये हैवी हो जाएंगे और बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन, ओके या इसी को हम कहेंगे कोएगुलेशन। आई थिंक क्लियर सब कुछ। अब देखिए ये कोएगुलेशन होता कैसे है, मीन्स पार्टिकल है जो कोलोइडल साइज के पार्टिकल उनका पास आकर लार्ज साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट होना और बॉटम में सेटल डाउन होना, दैट इज द कोएगुलेशन। ठीक है, देखिए द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग द कोलोइडल पार्टिकल सो एज टू चेंज them into large size particle which ultimately settle as a precipitate is called as coagulation। अब देखिए कोगुलेशन होता कैसे है, किस प्रोसेस से या पार्टिकल को हम सेटल डाउन कर सकते हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ जनरली हम थ्री प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मीन्स आप कोलोइडल सोल में इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करेंगे। हमने डिस्कस किया था यदि स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है कोलोइडल सोल में तो उसका स्टेबिलिटी क्या आएगा, मेंटेन रहेगा। यदि आपने इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट को एक्सेस कर दिया, हाई कर दिया, हायर अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट मिक्स कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, कोलोइडल सोल के पार्टिकल न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, इनका कोएगुलेशन हो जाएगा और कोलोइडल सोल की स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो भी हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका बाय मिक्सिंग ऑफ टू ऑपोजिटली चार्ज सोल, इन तीनों प्रोसेस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये तीनों के तीनों प्रोसेस कोएगुलेशन को रेस्पॉन्सिबल होती है। ओके नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जब आप किसी भी कोलोइडल सोल में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं तो आपको पता होगा कोलोइडल सोल पर चार्ज सेम होता है, या तो पॉजिटिव या फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे कि हम बात करते हैं कोलोइडल सोल के बारे में। देखिए ये आपका सोल है, ये इसके अंदर कोलोइडल साइज के पार्टिकल है, ये यहाँ पर क्या है डिस्पर्जन मीडियम है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, ये जो पार्टिकल इन पे चार्ज या तो क्या है पॉजिटिव है या फिर क्या होगा नेगेटिव होगा। आपने इसमें क्या मिक्स किया है, इलेक्ट्रोलाइट। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। और आपको ये भी पता है इलेक्ट्रोलाइट पर दोनों चार्ज होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। लेकिन जो कोलोइडल पार्टिकल है, कोलोइडल पार्टिकल में या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, इसमें दोनों चार्ज होंगे। यदि कोलोइडल चार्ज पर कोलोइडल वाला चार्ज पॉजिटिव है, सपोज ये वाले पॉजिटिव पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिव वाले पार्टिकल इसके पास आएंगे। इससे क्या होगा, इन दोनों का होगा न्यूट्रलाइजेशन, इससे ये क्लोज आएंगे और बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहेंगे कोएगुलेशन। आई थिंक क्लियर सब कुछ। तो कोएगुलेशन का मीन्स क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का जो आयन है वो कोलोइडल जो आयन है उसका ऑपोजिट चार्ज वाला होगा, दोनों पास आके न्यूट्रल करके इसको प्रेसिपिटेट कर देंगे। तो इस टाइप से हम डिस्कस करने वाले हैं इसको। ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू ए कोलोइडल सोल द पार्टिकल्स ऑफ
soul take up the oppositely charged ion and get neutralized. Okay, the neutral particles start to accumulate in the large size particles and settle down. जैसे ही क्या होगा, न्यूट्रल पार्टिकल आसपास आएंगे, पास आएंगे, accumulate होंगे और इनका साइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हेवी हो जाएंगे और बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे. दिस प्रोसेस इज द accumulation of colloidal size particle or coagulation or न्यूट्रलाइजेशन ऑफ colloid particle और precipitation of colloid particle. अब देखिए, सपोज कोलोइडल पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव वाला पार्टिकल आकर इसको प्रेसिपिटेट करेगा या फिर कोगुलेट करेगा. इट मीन्स वो नेगेटिव आयन जो इस पॉजिटिव आयन को कोगुलेट कर रहा है, इसी आयन को हम कहेंगे कोएगुलेटिंग आयन, इसी को हम कहेंगे फ्लोकुलेटिंग आयन. मीन्स वो आयन जो कोलोइडल पार्टिकल के चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज द कोएगुलेटिंग आयन और फ्लोकुलेटिंग आयन. ठीक है, बात करें सब कुछ. अब देखिए, सपोज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कोलोइड पार्टिकल है, इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इसके पास आएगा, इसको न्यूट्रल करेगा और इसको कोगुलेट करेगा. इसका मतलब यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोलाइट का वो क्या है, फ्लोकुलेटिंग आयन या फिर क्या होगा, कोगुलेटिंग आयन. मीन्स द आयन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज on the colloidal particles is called as the coagulating ion. अब देखिए, when a small amount of electrolyte is added, the process is called as the flocculation. It can be reversed on shaking. हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब आप स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करते हैं एक सोल में, तो उससे क्या होता है, वो स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा. तो इस प्रोसेस को हम फ्लोकुलेशन कहेंगे. इसका मतलब थोड़ा थोड़ा चार्ज क्या हो रहा है, इसके अंदर न्यूट्रलाइज हो रहा है. अब आप इसको जैसे शेक किया आपने, तो ये प्रोसेस वापस रिवर्स हो जाएगा और कोलोइडल सोल वापस एज इट इज बन जाएगा. इसका मतलब स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट होने पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा. जैसे ही आपने कंसंट्रेशन ज़्यादा की, किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की, उस समय क्या होता है, कंप्लीटली जो पार्टिकल है जो क्लोराइड साइज के, वो वाले न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और इनका कोगुलेशन हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते. ठीक है, अब देखिए कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दैट मस्ट बी एडेड टू 1 liter of colloidal solution for complete coagulation is called as the coagulation or flocculation or precipitation value. इसका मतलब क्या है कि सपोज आप किसी भी कोलोइडल सोल को प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, तो मिनिमम अमाउंट में आपने कितना इलेक्ट्रोलाइट मिक्स किया है, दैट इज द फ्लोकुलेटिंग वैल्यू, कोगुलेशन वैल्यू और प्रेसिपिटेशन वैल्यू होगा. अब देखिए होता क्या है, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट टू प्रेसिपिटेट ए कोलोइडल सॉल्यूशन इज नोन एज ए कोगुलेटिंग पावर और फ्लोकुलेटिंग पावर. मीन्स कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका कितना पावरफुल है, कितने पावर उसके अंदर कि जो कोलोइडल सोल के कोगुलेशन के को कर रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, उसी को बोलेंगे कोगुलेटिंग पावर या फिर फ्लोकुलेटिंग पावर. अब देखिए, जितना ज़्यादा कोगुलेटिंग वैल्यू होगा, इसका मतलब उसकी पावर उतनी क्या है, कम है. जितना उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू कम होगी, उतना इसमें पावर क्या है, ज़्यादा है. इसका मतलब वो कोगुलेटिंग ज़्यादा करेगा. इसको देखिए, थोड़ा सा इसमें समझते हैं. जैसे कि हम बात करते हैं, ये कोई आपका यहाँ पर कोलोइडल सोल है, बात समझ रहे हैं, ये सोल के पार्टिकल है, यहाँ पर क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है. ठीक है, दिस इज अ सोल पार्टिकल. इसके बाद आप यहां पर मिक्स कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट. ओके, इलेक्ट्रोलाइट का एक आयन होगा जो इस पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करेगा, किसको, सोल वाले पार्टिकल को. उस आयन को हम कहेंगे फ्लोकुलेटिंग आयन, इसी को हम कहेंगे कोएगुलेटिंग आयन. ठीक है, यह है कोएगुलेटिंग आयन. अब देखिए कि आपने क्या किया, सपोज इसका 1 लीटर फिक्स अमाउंट लिया, किसका, सोल का. उस अमाउंट में आपने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट मिक्स किया, और आपने इलेक्ट्रोलाइट का मिनिमम कितना अमाउंट मिक्स किया जिससे कि इसका क्या हो जाए, कोएगुलेशन हो जाए. इस वैल्यू को या फिर इस मिनिमम अमाउंट को हम कहेंगे कोएगुलेटिंग वैल्यू. ये बात समझ रहे हैं आप मेरी बात. ठीक है, मीन्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
which is mixed in the 1 liter of the colloidal salt to responsible for coagulation. This is called as the coagulating value. अब देखिएगा इसकी पावर की बात करते हैं, जितना ज़्यादा ये कोगुलेशन करेगा उतना ही इसका कोगुलेशन पावर क्या होगा, इनका ज़्यादा होगा। बात समझ सकते हैं? इसका मतलब यदि कोगुलेशन वैल्यू का जो मतलब वैल्यू है जो इतना लेस है, जितना कम होगा उतना ही इसमें पावरफुल क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यदि स्मॉल अमाउंट में ही आपने मिक्स किया और इसमें कंप्लीट क्या हो गया, कोगुलेशन हो गया कंप्लीट, इसका मतलब इसकी पावर क्या है, ज़्यादा है। इट मीन्स ये पावरफुल है। आई थिंक समझ सकते हैं। और आपने लार्ज अमाउंट लिया फिर कोगुलेशन हुआ, इसका मतलब इसकी पावर क्या है, कम है। इसका हम कह सकते हैं कि जितना कोगुलेशन वैल्यू ज़्यादा होगा उतना उसकी पावर क्या होगी, कम होगी। जितना इसमें कोगुलेशन वैल्यू कम होगा उतना इसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो कोएगुलेशन पावर है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोएगुलेशन वैल्यू के। ठीक है, बात समझ रहे हैं इसको? जितना वैल्यू ज़्यादा होगा उतना इसकी पावर कम है। वैल्यू ज़्यादा मतलब क्या हुआ कि आपको ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब इसकी पावर कम है। ये पावरफुल ज़्यादा होता तो क्या होता, कम अमाउंट मिक्स करते क्या होता, ये प्रेसिपिटेट हो जाता। तो दिस इज द कोगुलेशन पावर, कोगुलेशन वैल्यू। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, एक आपके हार्डी-सोल्जे रूल। हार्डी-सोल्जे रूल क्या बताता है, कोएगुलेटिंग पावर के बारे में डिस्कस करता है कि जो आयन कोलोइडल सोल के चार्ज को न्यूट्रल कर रहा है, उसको कोएगुलेट कर रहा है, उस आयन को हम कहेंगे कोएगुलेटिंग आयन कहेंगे। ठीक है, और इसकी जो पावर डिपेंड किस पे करती है, कोएगुलेटिंग आयन की वैलेंसी पर डिपेंड करती है। और आपको पता है जितना ज़्यादा वैलेंसी होगी उतना इसकी कोएगुलेशन पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कैसे देखिए, इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इसको आप देखिए, जैसे मान लीजिएगा सपोज एक आपके पास आयन है Cl माइनस, एक आपके पास आयन है SO4 माइनस, एक आपके पास आयन है PO4 3 माइनस। क्लियर है सब कुछ? अब देखिए यहाँ पर देखिए -1 चार्ज है, -2 चार्ज है, यहाँ पे -3 चार्ज है। और आपको पता है कोलोइडल पार्टिकल पर चार्ज या तो होगा प्लस या फिर क्या होगा, माइनस। और ये वाला आयन जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए रेस्पॉन्सिबल है कोगुलेशन के लिए। सपोज इस पे चार्ज पॉजिटिव है तो ये वाला आयन 1 माइनस है तो 1 पॉजिटिव, इसका मतलब 1 माइनस है तो 1 पॉजिटिव आयन को क्या करेगा, ये प्रेसिपिटेट करेगा, कोगुलेट करेगा। यहाँ पर 2 माइनस है, इसका मतलब 2 माइनस 2 पॉजिटिव आयन को कोगुलेट करेगा, 3 माइनस 3 पॉजिटिव आयन को कोगुलेट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले की पावर ज़्यादा। इसका मतलब जितना चार्ज, जितनी वैलेंसी ज़्यादा होगी आयन पर उतना उसकी कोएगुलेशन पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आई थिंक इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हार्डी-सोल्जे रूल। यहाँ मैंने इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, एग्जाम्पल जरूर लिखे आना आप। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट which is required to coagulate a definite amount of colloidal salt depends upon the valency of the coagulating ion। की मीन्स इलेक्ट्रोलाइट की जो आप अमाउंट मिक्स कर रहे हैं ना, ठीक है, जो कि कोलोइडल सॉल्यूशन के डेफिनेट अमाउंट को कोगुलेट करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो डिपेंड किस पे करेगी, कोगुलेटिंग आयन की वैलेंसी पे डिपेंड करेगी। बात हुई आएगी कि जो कोगुलेशन पावर है दैट इज डिपेंड ऑन द वैलेंसी ऑफ आयन। द ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन और फ्लोकुलेटिंग आयन द फास्टर इज द कोगुलेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। जितना ज़्यादा वैलेंसी होगा कोगुलेटिंग आयन का उतना इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन का जो कोगुलेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इट मीन्स कोगुलेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैलेंसी ऑफ आयन। यू कैन से, आई थिंक क्लियर है सब कुछ। अब देखिए यहाँ ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो किसके, इलेक्ट्रोलाइट के। इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज कोलोइडल सोल के पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करेंगे। आप देख सकते हैं जितना वैलेंसी ज़्यादा होगा उतना कोगुलेशन पावर ज़्यादा होगा। यहाँ देखिएगा नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ -1 -2 -3 -4। इसका मतलब जितना नेगेटिव बढ़ रहा है उतना उसकी कोगुलेशन पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये वाले नेगेटिव चार्ज आयन इलेक्ट्रोलाइट की वो पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सोल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करेंगे। दिस इज द हार्डी-सोल्जे रूल। आई थिंक वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। Now second process is the by electrophoresis।
देखिए, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफोरेसिस इफेक्ट। वहां हमने क्या किया था, यू शेप एक ट्यूब लिया था, आपको पता भी होगा। यहां आपने इलेक्ट्रोड लगा के इलेक्ट्रिसिटी आपने फ्लो किया था और यहां पर कोलोइडल साइज के पार्टिकल थे। यदि इस पे चार्ज पॉजिटिव है तो ये क्या करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे। यदि इस पे चार्ज नेगेटिव है तो कहाँ मूव करेंगे, एनोड की तरफ मूव करेंगे। और जिस इलेक्ट्रोड की तरफ ये मूव करते हैं वहां जाके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और इनका कोगुलेशन हो जाता है। इट मीन्स इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस से भी आप इसको कोगुलेट कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज move towards the oppositely charged electrode and get neutralized. If this process is continued for sufficient time, these neutral particles unite and grow in size and settle down. जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था इसको डिटेल में, तो आप वहां पर इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड है बाय मिक्सिंग ऑफ टू ऑपोजिटली चार्ज सोल। आपको पता है जब भी कोई दो ऑपोजिट चार्ज जैसे मान लीजिए पॉजिटिव या फिर नेगेटिव पास पास आएंगे तो इनमें क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, दोनों में अट्रैक्शन होगा। इससे क्या होंगे, ये लार्ज साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट होंगे न्यूट्रल पार्टिकल में और फिर बाद में एक्यूमुलेट हो जाएंगे और वहां पर इनका न्यूट्रलाइजेशन होकर कोगुलेशन हो जाएगा। तो यदि आप दो ऑपोजिट चार्ज वाले सोल को प्रॉपर पोर्शन में मिक्स करते हैं तो इनके चार्ज न्यूट्रलाइज होकर ये कोगुलेट हो जाते हैं। When two oppositely charged souls are mixed in the proper proportion, they neutralize the charge of each other, causing coagulation of both soul. यदि सपोज आपने पॉजिटिवली चार्ज सोल लिया FeOH3 मीन्स फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव होता है, हमने टेबल को डिस्कस किया था। नेगेटिव चार्ज कौन सा लिया आपने, आर्सेनिक सल्फाइड लिया, ये नेगेटिव होता है। दोनों को आपने मिक्स किया तो क्या होगा, बोथ द सोल गेट कोगुलेट, दोनों के चार्ज आपस में क्या होंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और इसके बाद में इनका कोगुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है दैट इज द प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स एंड गोल्ड नंबर। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बात चल रही है प्रोटेक्टिव एक्शन। हमने दो टाइप के कोलॉइड डिस्कस किए थे, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। और आपको पता है लायोफिलिक कोलॉइड स्टेबल थे, लायोफोबिक कोलॉइड क्या थे, अनस्टेबल थे। और आपको पता है लायोफोबिक कोलॉइड हैं इसके पार्टिकल पास पास आकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और इनका कोगुलेशन हो जाता है। इससे इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो गया। अब आप चाहते हो कि इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, तो आप क्या करते हैं कि आपने क्या कि ये आपका कंटेनर था, इसमें था लायोफोबिक सोल था, इसके पार्टिकल है, तो आप इसमें स्मॉल अमाउंट में लायोफिलिक सोल को मिक्स करते हैं जिससे ये लायोफिलिक के पार्टिकल लायोफोबिक के पार्टिकल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो प्रोसेस कैसा होता है इसको देखिएगा कि सपोज ये वाला लायोफोबिक पार्टिकल है और यदि ये पार्टिकल सपोज एक ये लायोफोबिक पार्टिकल और है, यदि ये क्लोज आ जाएंगे आपस में पास पास आएंगे तो क्या होगा, इनका कोगुलेशन हो जाएगा। आपको क्या करना है, कोगुलेशन को रोकना है यहाँ पर। तो क्या करोगे, इसमें स्मॉल अमाउंट में लायोफिलिक कोलॉइड को मिक्स किया। लायोफिलिक कोलॉइड क्या करेंगे, लायोफोबिक कोलॉइड की सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे और इस टाइप से प्रोटेक्टिव लेयर बनाएंगे। ये प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी किसकी, लायोफिलिक कोलॉइड्स की। अब देखिए ये लायोफिलिक कोलॉइड की प्रोटेक्टिव लेयर बनने के बाद जो लायोफोबिक पार्टिकल ये है और साथ में ये, इनके बीच क्या हो गया, स्पेस है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर इसमें अट्रैक्शन नहीं होगा, दोनों पास पास नहीं आ पाएंगे क्योंकि बीच में ये वाली लेयर आ गई। कौन सी वाली, लायोफिलिक कोलॉइड की प्रोटेक्टिव लेयर। इससे क्या होगा, लायोफोबिक कोलॉइड के पार्टिकल एक्यूमुलेट नहीं होंगे, पास पास नहीं आएंगे। इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। इसी को हम कहेंगे लायोफोबिक कोलॉइड्स का प्रोटेक्शन। अब देखिए यहाँ प्रोटेक्शन किसका हो रहा है, लायोफोबिक का हो रहा है। तो इट मीन्स लायोफोबिक जो पार्टिकल है वो प्रोटेक्टेड पार्टिकल है और लायोफिलिक इसका प्रोटेक्शन कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स है और इस प्रोसेस को बोलेंगे प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कॉलॉइड्स। और आपको पता है लायोफोबिक कौन से होते हैं, जनरली मेटल्स के, गोल्ड सिल्वर, ये सारे के सारे मेटेलिक सोल होते हैं ना, वो सारे होते हैं लायोफोबिक होते हैं। और सोप, जिलेटिन, स्टार्च, गम, ये सारे कौन से होते हैं, लायोफिलिक होते हैं। देखिए लायोफोबिक सोल्स आर अनस्टेबल एंड इजीली प्रेसिपिटेटेड बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। The addition of certain lyophilic colloids like a gum, soap, gelatin to lyophobic colloids increase the stability of lyophobic colloids, means difficult to coagulate. अब इसका coagulation नहीं होगा. This process is known as the protection of colloid and lyophilic colloids are called as the protective colloids. Means क्या हुआ, जैसे ही आपने स्मॉल अमाउंट में लायोफिलिक कोलॉइड को लायोफोबिक कोलॉइड के साथ मिक्स करते हैं तो इससे क्या होता है, इनका लायोफोबिक का
कोगुलेशन नहीं हो पाता है, इससे इसका प्रोटेक्शन हो जाएगा। और जो प्रोटेक्शन की प्रोसेस है दिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड, और जो लायोफिलिक कोलॉइड आपने मिक्स किया दैट इज द प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। अब देखिए the protective action of the lyophilic colloid is due to the covering up of the particle of lyophobic colloids by the particle of the lyophilic colloids। इससे क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी, इसको कवर कर लेगी, इससे क्या होगा, इसका प्रोटेक्शन हो जाएगा। अब देखिए हमने लायोफिलिक कोलॉइड को मिक्स किया डिफरेंट अमाउंट में। अब उसकी अमाउंट कितनी आपको लेनी है, कितना रेस्पॉन्सिबल है इसके कोगुलेशन को रोकने के लिए, इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, तो जिगमोंडी एक साइंटिस्ट ने गोल्ड नंबर प्रोड्यूस किया। कि गोल्ड नंबर क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, गोल्ड नंबर क्या बताएगा कि डिफरेंट जो लायोफिलिक कोलॉइड्स है उसकी प्रोटेक्टिव पावर कितना है, इसका प्रोटेक्टिंग एक्शन कितना है, वो हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा गोल्ड नंबर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड इन मिलीग्राम that is used to prevent the coagulation of 10 ml of a gold sol on the addition of 1 ml of the 10% NaCl solution। इसको आप थोड़ा समझिएगा ये कैसे होता है। ठीक, सपोज ये आपके पास कंटेनर है और यहां पर आपने लिया है गोल्ड सोल, दिस इज द गोल्ड सोल जो आपका 10 ml है। अब आप इसमें क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट मिक्स कर रहे हो। ये कौन सा NaCl है, NaCl कितना है, आपने लिया 10% NaCl का 1 ml यूज किया है। जैसे आप ये यूज करोगे इस गोल्ड सोल का हो जाएगा कोएगुलेशन। क्लियर है। अब आप चाहते हैं कि इसका कोएगुलेशन ना हो, स्टेबिलिटी इसकी मेंटेन रहे, तो आपने इसमें क्या मिलाया, लायोफिलिक कोलॉइड मिलाया ताकि इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करे। ओके, समझ रहे हैं मेरी बात। ये आप मिलाते हैं मिलीग्राम्स में, और जो आपने मिलीग्राम में अमाउंट मिक्स किया जिससे कि इस गोल्ड सोल का प्रेसिपिटेशन ना हो, कोएगुलेशन ना हो, यहाँ पे पार्टिकल का न्यूट्रलाइजेशन ना हो, तो ये आपने मिलीग्राम में कितना अमाउंट मिलाया, मिक्स किया, दैट इज द गोल्ड नंबर कि जिगमोंडी ने दिया था। आई थिंक आप समझ रहे हैं कि गोल्ड सोल के 10 ml को 10% NaCl के 1 ml के इफेक्ट से कोएगुलेशन को रोकने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो रहा है लायोफिलिक कोलॉइड। उसका मिलीग्राम में आपने कितना अमाउंट लिया, दैट इज द गोल्ड नंबर। अब देखिए जितना गोल्ड नंबर का वैल्यू कम होगा, मीन्स जितना आप कम अमाउंट लेंगे उससे यदि कोएगुलेशन स्टॉप हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका प्रोटेक्टिंग एक्शन क्या है, ज़्यादा है, प्रोटेक्टिंग पावर इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। आई थिंक इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इस चीज़ को, gold number is defined as the amount of protective colloid in milligram that is used to prevent the coagulation of 10 ml of a gold sol on the addition of 1 ml of 10% NaCl solution. Smaller is the gold number of protective colloids, greater is its प्रोटेक्टिव एक्शन। जितना गोल्ड नंबर स्मॉल होगा, गोल्ड नंबर का मीन्स क्या है, आपने मिलीग्राम में कितना अमाउंट लिया, जितना अमाउंट कम लिया उससे सपोज कोएगुलेशन ज़्यादा स्टॉप हो रहा है, इसका स्टेबिलिटी मेंटेन हो रहा है, इट मीन्स इसकी पावर क्या है, ज़्यादा है। और आपको ज़्यादा अमाउंट लेने पर यदि इसका प्रोटेक्शन हो रहा है, इट मीन्स इसकी पावर क्या है, कम है। तो इस टाइप से हम गोल्ड नंबर को डिस्कस करेंगे। अब देखिए इस टेबल में डिफरेंट टाइप के सोल है और साथ में इनका गोल्ड नंबर डिस्कस किया गया है। जितने भी सोल है सारे के सारे कौन से, लायोफिलिक टाइप के। ध्यान दीजिए गोल्ड नंबर लायोफिलिक सोल के लिए, क्योंकि लायोफिलिक सोल प्रोटेक्शन कर रहे हैं किसका, लायोफोबिक सोल का। तो आप देख सकते हैं इनका डिफरेंट और सबसे ज़्यादा किसका होता है, पोटैटो स्टार्च का होता है। स्टार्च का गोल्ड नंबर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब स्टार्च की जो प्रोटेक्टिंग पावर होती है बहुत ही क्या होती है, कम होती है। और सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिंग पावर किसकी होती है, जिलेटिन की, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड नंबर कम है, मीन्स आप इतना मिलीग्राम अमाउंट मिक्स करने पर ही इसका क्या होगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस टेबल से एग्जाम में कई बार पूछते हैं तो किसका कितना होता है, तो इसको आप तो टेबल को थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज द इमल्शन। हमने सोल पढ़ा, जेल पढ़ा, नेक्स्ट आपका इमल्शन। आपको पता है सोल का मीन्स क्या होता है, सोल का मीन्स है सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड तो आपके क्या डिस्पर्स फेज है, लिक्विड क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है। जेल का मतलब क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है। लिक्विड तो इसका क्या होता है, डिस्पर्स फेज, और सॉलिड इसमें क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम होता है। आप सब जानते हैं इसके बारे में। अब इमल्सन में क्या होता है, इमल्सन में दोनों ही लिक्विड है, डिस्पर्स फेज
डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही क्या लिक्विड स्टेट में है, इसको हम कहेंगे इमल्शन कहेंगे। अब देखिए इमल्शन बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, कोई भी दो लिक्विड जिनको आपको इमल्शन बनाना है उसको आप मिक्स करके इसको शेक कीजिएगा, इस प्रोसेस को हम कहेंगे इमल्सिफिकेशन। और कई बार क्या होता है इमल्शन नहीं बनता है, ऐसे मान लीजिएगा आपने डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम को मिक्स किया, इमल्शन नहीं बन रहा है तो आप क्या करेंगे, उसमें कुछ अमाउंट में कुछ ऐसे सब्सटेंस मिलाएंगे जो इमल्सन बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और दोनों लिक्विड को इमल्सन बनाने में हेल्प करते हैं, और ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, ये क्या होते हैं, जैसे कि सॉप एंड लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड, प्रोटीन्स, गम्स, अगर अगर, ये सारे के सारे क्या होते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको एक सेशन में पढ़ाया भी था इसी सरफेस केमिस्ट्री में कि मैकेनिज्म ऑफ सोप एक्शन, उस समय क्या था, जो कपड़े की सरफेस पर डर्ट लगी हुई थी, डर्ट क्या ऑयल ड्रॉपलेट है, और उसको आपने क्या सोप सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया, तो वाटर जनरली ऑयल के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो सोप सॉल्यूशन ने क्या किया, वाटर का ऑयल में या फिर ऑयल का वाटर में इमल्सन बना दिया। इससे क्या होगा, वो क्लॉथ की सरफेस से डर्ट क्या होती है वो रिमूव हो जाती है। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। तो सोप हुआ या आपके डिटर्जेंट हुआ या प्रोटीन्स, गम्स, अगर अगर, ये सारे के सारे क्या होते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं जो इमल्सन बनाने में हेल्प करते हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं द कोलोइडल सिस्टम इन विच बोथ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम are liquid. An emulsion is prepared by the shaking strongly the mixture of two liquids. This is called as the emulsification. To get a stable emulsion, small quantities of certain other substances are added during the preparation. The substances added to stabilize the emulsion are called as the emulsifier or emulsifying agent. Now we will discuss the types of emulsion. जनरली क्या होता है, दो टाइप के इमल्सन होते हैं, एक आपको होता है ऑयल डिस्पर्स इन वाटर मीन्स OW टाइप। तो यहाँ पर ऑयल तो क्या डिस्पर्स फेज है, वाटर यहाँ पर क्या डिस्पर्जन मीडियम है। तो आप देख सकते हैं ऑयल इज द डिस्पर्स फेज, वाटर इज द डिस्पर्जन मीडियम। इसके एग्जाम्पल है देखिए मिल्क एंड वैनिशिंग क्रीम। मिल्क क्या होता है, इमल्सन ऑफ लिक्विड फेट डिस्पर्स इन द वाटर। फेट जो होती है वाटर में डिस्पर्स होती है, इससे मिल्क का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट कैटेगरी है वाटर डिस्पर्ज इन ऑयल, मीन्स यहाँ पर वाटर तो डिस्पर्ज फेज है, ऑयल यहाँ पर क्या है डिस्पर्जन मीडियम है। तो आप देख सकते हैं वाटर इज डिस्पर्ज फेज एंड ऑयल इज द डिस्पर्जन मीडियम। यहाँ एग्जांपल की बात करते हैं हम, कोड लीवर ऑयल। कोड लीवर ऑयल क्या होता है, इमल्शन ऑफ वाटर इन द ऑयल, जब वाटर जो होता है ऑयल में मिक्स होता है। एक आपका बटर एंड कोल्ड क्रीम, ये एग्जाम्पल आपके OW एंड W टाइप के एग्जाम्पल। जनरली टू टाइप के इमल्शन होंगे। अब देखिए इसको डायग्रामेटिक कंडीशन में हमने इसको शो किया है, तो आप डायग्राम को देख सकते हैं। तो आप देखिए ये वाला कलर है, दिस इज ऑयल का, ये कलर किसका है, इसका वाटर का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये कलर वाटर का, तो वाटर क्या डिस्पर्जन मीडियम है, ऑयल यहाँ पर क्या है डिस्पर्ज फेज है ये वाली। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो सोल है दैट इज ये वाला जो आपका इमल्सन है दैट इज द OW टाइप इमल्सन। इसमें देख सकते हैं आप वाटर तो क्या डिस्पर्ज फेज, ऑयल आपके क्या यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम। तो आप देख सकते हैं W टाइप के इमल्सन यहाँ पर ये अवेलेबल है। आई थिंक ये आपने इमल्सन को ढंग से समझ लिया यहाँ पर। तो इसी के साथ हमने इस सेशन को कंप्लीट किया है। तो आज के सेशन में हमने सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर को फिनिश किया है। तो आज आपका एक और चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तो उसके लिए आप वेट करते रहिएगा और नेक्स्ट डे आपका वो नेक्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको नए नए रोज़ जो भी वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और इस वीडियो के नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके सरफेस केमिस्ट्री के सारे वीडियो के लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दी हैं, तो आप सारे वीडियो को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सॉल्यूशन चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो चुका है, वो भी मैंने सारे लिंक वहाँ पे पेस्ट किए हुए सॉल्यूशन चैप्टर के लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपकी जो भी क्वेरी है उस पर आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। और आपको यदि कोई टॉपिक डिस्कस करना है, कुछ चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ वहाँ पर कमेंट कीजिएगा। तो उसी टॉपिक को, उसी चैप्टर को वीडियो आपके पास अपलोड किया जाएगा और आपको शो किया जाएगा। तो देखते रहिए केमिस्ट्री प्लस एकेडमी और एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू सो मच।